औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं अपना टॉपिक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पर्सन्स की एक अवेयरनेस होती है जो तमाम चीज़ों के बारे में जो उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, किसी भी लम्हे उनके बारे में जो आगे ही होती है, जो अवेयरनेस होती है, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो हमारे मोस्ट वैकिंग आवर्स होते हैं और जो हम वैकिंग उनको वैकिंग कॉन्शियसनेस स्पेंड करते हैं, उसे वैकिंग मीन जागना, यानी जागते हुए जो हम जो वक़्त स्पेंड करते हैं उसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इसकी जो अल्टर्ड स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस की, वो शिफ्ट होती हैं क्वालिटी के मुताबिक और पैटर्न के मुताबिक जो हमारी मेंटल एक्टिविटी हो रही है उसके साथ साथ। अगला क्वेश्चन है कि पीपल उनको नींद की ज़रूरत क्यों होती है और किस तरह हमारी जो स्लीप है वो काम करती है। तो स्लीप जो है वो एक सर्केडियन रिदम है, यानी 24 घंटे चलता है एंड ये एक प्रोडक्ट है ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस। हमारी हाइपोथैलेमस की एक एक्टिविटी है जो स्लीप है। हाइपोथैलेमस उसके अलावा द हार्मोन मेलाटोनिन, द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड बॉडी टेम्परेचर, ये तमाम का जो प्रोडक्ट है ये नींद है। इसमें इसकी मुख्तलिफ थेरीज़ हैं। अडेप्टिव थेरी कहती है कि जो नींद है वो इवॉल्व होती है एज अ वे टू कंजर्व एनर्जी को स्टोर करने के लिए और कीप एनिमल सेफ फ्रॉम प्रेडेटर्स दैट हंट एट नाइट, और उनको महफूज रखने के लिए शिकार से जो रात के वक़्त उनका करते हैं शिकारी। रेस्टोरेटिव थेरी जो है वो कहती है कि जो स्लीप है वो प्रोवाइड बॉडी विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्टोर केमिकल्स, वो केमिकल्स को रिस्टोर करने की अपॉर्चुनिटी है दैट हैव बीन डिप्लेटेड ड्यूरिंग द डे एज वेल एज द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स, जो हम दिन में हमारे वो डिप्लेटेड में ख़त्म हो जाते हैं और डे टाइम में, और उसके बाद इसके अलावा जो हमारे सेल टिश्यूज़ की रिपेयरिंग है, ग्रोथ है। एवरेज अमाउंट ऑफ स्लीप जो है ज़रूरत एक इंसान को जो होती है नींद, वो 7 to 9 आवर्स विद इन 24 आवर्स पीरियड, यानी 24 घंटे के लिए जो नींद का दौरानिया है वो 7 से 9 घंटे का होना चाहिए। नॉर्मल जो स्लीप है वो ये है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप्स क्या हैं, इनमें जो है ड्रीमिंग की स्टेज क्या है और इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहली बात N1 जिसको कहा जाता है, NREM स्टेज 1 कहा जाता है, ये इसे एक लाइट स्लीप होती है। N2 जो है जिसको NREM स्टेज 2 कहा जाता है, स्लीप इंडिकेट बाय द प्रेजेंस ऑफ स्लीप स्पेंडल्स बर्स्ट्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द EEG। जब हम EEG टेस्ट करवाएं तो उसमें एक्टिविटी का एक बर्स्ट होता है, इसमें स्पेंडल जो हमारे स्लीप स्पेंडल्स होते हैं वो उनकी मौजूदगी होती है। ये सेकंड स्टेज होती है। जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है जिसको N3 कहा जाता है, हाईलाइटेड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डेल्टा वेव्स। इसमें डेल्टा वेव्स अपीयर होती हैं। पहले में क्या थी, स्लीप स्पेंडल्स की मौजूदगी होती है। ये जो हमारी N3 है यानी स्टेज 3-4 है, इसमें स्लोएस्ट और लार्जेस्ट वेव्स होती हैं, स्लो होती हैं और बड़ी होती हैं। एंड द बॉडी इज़ एट इट्स लोएस्ट लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग, यानी अपनी कम से कम उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग होता है। उसके बाद रैम स्लीप आ जाती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसको कहते हैं। इससे पहले जितनी भी थी वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं। ये 4 और 5 टाइम्स अ नाइट, 4 से 5 दफ़ा होती है रात में। रिप्लेसिंग N1 आफ्टर अ फुल साइकिल, N1 को रिप्लेस करती है फुल साइकिल के थ्रू N1 N3 एंड देन असेंडिंग बैक टू लाइटर स्टेजेस ऑफ स्लीप, और फिर ये दोबारा से लाइटर स्टेज की तरफ आ जाती है। इट इज़ अकम्पेन्ड बाय पैरालिसिस ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। इसमें जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन रैपिड मूवमेंट ऑफ द आइज़ इसमें बरकरार रहती है। अगली बात हम कहते हैं कि किस तरह से जो स्लीप डिसऑर्डर है इंटरफेयर करते हैं हमारी नॉर्मल स्लीप को। एक सबसे पहली चीज़ स्लीप वॉकिंग है एंड स्लीप टॉकिंग है, वो अकर होता है N3 स्लीप के अंदर।
ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। एक तो वेव्स वाली के कौन सी वेव्स किस स्टेज पे होती हैं, एक ये कि स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग किस स्लीप के अंदर होते हैं, वॉलंटरी मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं ड्यूरिंग रैम स्लीप के अंदर, नाइट टेरर्स अटैक करते हैं जी ऑफ एक्सट्रीम फेयर डेट इज़ विक्टिम हैज़ वाइल साउंड अस्लीप, नाइट मेयर जो है वो बैड एंड अनप्लेजेंट ड्रीम्स के डाटा कर ड्यूरिंग रैम स्लीप, और जो रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिसऑर्डर है वो एक रेयर कंडीशन है जिसमें कि स्लीप जो पैरालिसिस है फेल हो जाती है एंड द पर्सनस मूव वायलेंटली वाइल ड्रीमिंग, और वो बुरी तरह जो है वो मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है ख्वाब देखते हुए, ऑफन एक्टिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रीम, और वो ऐसे ही एक्ट कर रहा होता है जैसे उसे ख्वाब में नज़र आ रहा होता है। इसके बाद इंसोमेनिया आ जाता है, एक इनेबिलिटी होती है टू गेट टू स्लीप, सोने, और या इसमें इंसान नींद नहीं आती या वो जागता रहता है या बहुत ज़्यादा सोता है, उसको इंसोमेनिया कहा जाता है। और स्लीप एपनिया के अंदर ये होती है जब एक इंसान सांस रोक लेता है, उसका सांस रुक जाता है सोते हुए 10 सेकंड या उससे ज़्यादा अरसे के लिए, तो उसे स्लीप एपनिया कहते हैं। नार्कोलेप्सी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि एक पर्सन सडनली और विदाउट वार्निंग जो है वो कोलैप्स कर जाता है रैम स्लीप के अंदर, यानी और रैपिड आई मोमेंट्स में चला जाता है। अब ख्वाब के बारे में कि लोग ख्वाब क्यों देखते हैं और उनको जो है वो ख्वाब में क्या करते हैं। तो मैनिफेस्ट जो कंटेंट है ड्रीम का वो एक एक्चुअल ड्रीम होता है और इसके इवेंट्स होते हैं, और जो लैटेंट कंटेंट है वो ड्रीम का एक सिंबॉलिक कंटेंट्स उसमें होते हैं, यानी उसका हिडन मीनिंग्स होते हैं। ये फ्राइड की थ्योरी थी। अब इसमें एक एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस आ जाता है। इसके मुताबिक जो कॉर्टेक्स के अंदर हमारा पोन्स एरिया है वो हमारे दिमाग के अंदर एक कहानी की तश्कील देता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ब्रेन सेल्स के अंदर कॉर्टेक्स के। ठीक है जी, तो ये आपने सिर्फ याद रखना है कि ख्वाब कहाँ पे तश्कील पाते हैं, ये पोन्स के अंदर तश्कील पाते हैं। एक रिवीजन जो है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी का, उसको एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन मोड मॉडल कहा जाता है, AIM, एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन मोड मॉडल। ये बताता है कि जो इंफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस्ड होती है जागते हुए, यानी जागने के दौरान, वो असरानंदाज होती हैं ड्रीम्स के तश्कील पाने में। जी, किस तरह से हाइप्नोसिस जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर। हाइप्नोसिस एक स्टेट है कॉन्शियसनेस की जिसमें कि एक पर्सन स्पेशली जो ससेप्टेबल होता है सजेशंस के लिए, यानी उसके अंदर हसासियत पाई जाती है कोई भी चीज़ के लिए, यानी वो इस काबिल होता है, वो अपनी जो है वो सजेशंस देता है, उसमें बयान करता है। तो जो हाइप्नोटिस्ट होता है वो एक इंसान उस फर्द से पूछता है टू रिलैक्स एंड फील टायर्ड, ठीक है, उसे रिलैक्स करता है, फील टायर्ड करता है, टू फोकस ऑन व्हाट इज़ बीइंग सेड, इस चीज़ पर फोकस करने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसे ये करने दिया जाता है तो इनहिबिट करे एंड एक्सेप्ट, वो सजेशंस को एक्सेप्ट करे और यूज़ करे जो है वो इमेजिनेशंस को। वाज़े तो जो इमेजिनेशंस होते हैं तख़यलात की दुनिया में, उसे लेके जाया जाता है, यानी उसे रिलैक्स करवाया जाता है, उसे टायर्ड करवाया जाता है, ठीक है, उसको फोकस करवाया जाता है किसी चीज़ पर, और फिर उसे कहा जाता है कि आप उसको चीज़ को इमेजिन करो, तो वो इसको जो है वो इमेजिन करता है उस चीज़ को। ये कौन करता है? हाइप्नोटिस्ट करता है। हाइप्नोसिस जो है वो हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, ये रिलायबली हमारी मेमोरी को इन्हांस करता है, और हमारी जो पीपल हैं वो अर्लियर एज में और अर्लियर लाइफ में उनकी मेमोरी जो है वो इन्हांस हो सकती है, लेकिन ये अमनेसिया भी प्रोड्यूस कर सकता है, पेन को रिड्यूस कर सकता है, और हमारी सेंसरी जो इम्प्रेशंस होते हैं उनको चेंज कर सकता है। हिलगार्ड का जो बिलीव था कि एक पर्सन जो है जब हाइप्नोसिस के अंदर जाता है तो एक स्टेट होती है हमारी डिसोसिएशन की, जिसमें कि एक पार्ट जो कॉन्शियस का वो हाइप्नोटाइज्ड होता है और ससेप्टेबल हो जाता है तो सजेशन से नहीं, हसासियत उसके अंदर पैदा हो जाती है, और जब एक अदर पार्ट जो है वो हर चीज़ से अवेयर होता है जो कि हो रही होती है। अदर जो थ्योरिस्ट है उनका बिलीव है कि जो हाइप्नोटाइज्ड सब्जेक्ट है
वो मेयरली प्लेइंग अ सोशल रोल, वो एक समाजी किरदार अदा कर रहा होता है। डेट ऑफ द हाइप्नोटाइज पर्सन, ठीक है जी, और इसको उसने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हाइप्नोसिस कहा था। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है जी फिज़िकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के। किसी भी ड्रग के हम फिज़िकल डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम ड्रग्स की बात करते हैं। फिज़िकली जो एडिक्टिव होती हैं वो उनकी वजह जो इंसान की बॉडी होती है वो उस ड्रग के शिकंजे में आ जाती है, उसके जकड़ लेती है जी वो उसको। जब वो उस ड्रग से महरूम होता है तो यूज़र जो है विल गो थ्रू फिज़िकल विड्रॉल, तो फिर यूज़र जो है वो फिज़िकल विड्रॉल की तरफ जाता है। यानी जो वो फ़र्द अपनी बॉडी में एक चेंज महसूस कर रहा होता है, जो उसके वो एडिक्शन उसके अंदर हो जाता है। तो ड्रग्स जो है होती हैं ये बेसिकली फ़िज़िकल एडिक्टिव्स होती हैं जो इंसान की बॉडी को जो है वो क्रैव कर लेती हैं, जकड़। तो ड्रग टॉलरेंस आकर होती है जी जब यूज़र्स जो बॉडी बिकम कंडीशनड हो जाती है टू द लेवल ऑफ द ड्रग, एक ख़ास लेवल के ऊपर कि कितनी परसेंट कितनी डोज लेनी है डेली की, उस पर जब वो यूज़ टू उसकी हो जाती है तो आफ्टर अ टाइम जो यूज़र जो है मस्ट टेक मोर एंड मोर टू द ड्रग्स टू गेट द सेम इफ़ेक्ट। तो फिर जो यूज़र होता है उसे उससे मिकदार से आहिस्ता आहिस्ता उस मिकदार को बढ़ाना होता है ताकि वो उस पर सेम रिज़ल्ट्स ले सके। जैसे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का भी एक ड्रग टॉलरेंस है कि आप कितने लेवल की एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो। अगर एक शख्स को पहले से बहुत हाई डोज एंटीबायोटिक दे दी जाए तो फिर उसके ऊपर छोटी जो है वो यानी कम मिकदार वाली कम पोटेंसी वाली एंटीबायोटिक वो जो है असरअंदाज नहीं होती हैं, तो उससे फिर इंसान का जो टॉलरेंस लेवल है, ड्रग टॉलरेंस है, वो बढ़ जाता है। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है जिसमें कि यूज़र जो है बिलीव करता है कि वो उसे ड्रग की ज़रूरत है अपने जो सेंस हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, अपने फंक्शंस को बेहतर करने के लिए। और कोई भी ड्रग जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो है वो डिपेंडेंस प्रोड्यूस ज़रूर करती है। यानी वो फिर उसके ऊपर हो जाते हैं साइकोलॉजिकली कि जब वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, वो ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो ही वो जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो ज़रूरी है। तो उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़हनी तौर पर, ठीक है जी। और फिज़िकल डिपेंडेंस जो फिज़िकली एक इंसान उसके हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है और वो कहता है उसकी बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। उसके अंदर वो सिम्टम्स ऐसे आज फिज़िकली वो आने शुरू हो जाते हैं उसकी कि बॉडी जब तक वो ड्रग यूज़ नहीं करेगा उसकी बॉडी जो है उसकी मूव नहीं करेगी, वो काम नहीं कर सकेगा जी। तो इसमें अब स्टिमुलेंट्स की बात आ जाती है, वो ड्रग जो कि इंक्रीज़ करती हैं एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ड्रग्स जो इंक्रीज़ करती हैं एक्टिविटी के और नर्वस सिस्टम की, ठीक है, सिंपैथेटिक डिवीज़न के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो एम्फेटामाइंस हैं और सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनमें बेंजीड्रीन है और डेक्सीड्रीन है। ये हेल्प करती हैं पीपल को कि वो उससे जागता रहे, नींद ना आए, और रिड्यूस करती हैं एपिटाइट को, भूख को, बट आर हाईली फिज़िकल, ये एडिक्टिव होती हैं। उसके बाद कोकेन है, ये एक हाईली एडिक्टिव है और कैन काज कन्वल्सिव और डेथ इन सम फर्स्ट टाइम यूज़र्स। ये डेथ वगैरह हो सकती है इसकी वजह से, जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए है उसकी वजह से। तो ये हाईली एडिक्टिव है और इसमें कन्वर्शंस पैदा होते हैं। कन्वर्शन का मतलब है लर्ज़ातारी होना या कप आना, इस तरह की कंडीशंस का होना जो उसे कन्वर्शन कहा जाता है जी। ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बार बार बता रहा हूँ। निकोटीन जो है वो माइल्ड स्टिमुलेंट होता है, इस जो वेरी फिज़िकल एडिक्टिव है। कैफ़ीन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज स्टिमुलेंट है, ये कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में, चॉकलेट में और बहुत सारे सोडास के अंदर। बारबिचूरेट्स हैं जी, इनको मेजर ट्रंकुलाइजर्स के तौर पर भी जाना जाता है। ये सेडेटिव इफ़ेक्ट करते हैं और स्लीपिंग पिल्स के तौर पर लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। माइनर ट्रंकुलाइजर्स जो हैं उनमें बेंजोडाइज़ेपाइंस वगैरह हैं, वैलियम और जेनिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, वो माइनर ट्रंकुलाइजर्स होते हैं। अल्कोहल जो है उसे अब्यूज्ड डिप्रेसेंट कहा जाता है, अल्कोहल जो है उसको डिप्रेसेंट कहा जाता है, ठीक है जी। और ये
इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल जो है उसकी वजह उसको जो है अल्कोहलिज्म कहते हैं। उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डेथ भी हो सकती है। नारकोटिक्स जो हैं ये पेन रिलीविंग इनको कहा जाता है, ड्रग्स कहा जाता है। ये डिप्रेसेंट क्लास की हैं और ये डेरिएट फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ये जो मेडिसन जो एक ओपियम पॉपी जी, ओपियम पॉपी एक प्लांट होता है बेसिकली हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारी दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है। उसमें से उस जो है नारकोटिक्स जो है पेन रिलीविंग बनाई जाती है, जिसमें से ओपियम जो है वो निकलता है, ओपियम। और ये एक अर्लीस्ट फॉर्म है ड्रग्स की और हाईली एडिक्टिव है बिकॉज़ ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है हमारे रिसेप्टर साइट्स को फॉर एंडोर्फिन्स के, और ये इसकी वजह से जो है वो नेचुरल प्रोडक्शन होती है एंडोर्फिन्स टू डिक्रीज़। ठीक है जी, कि इसमें एंडोर्फिन्स जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। अच्छा, मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन जिसको कहा जाता है मोर रिफाइंड वर्जन है जी ओपीएम का और हाईली एडिक्टिव है। हेरोइन जो है वो इसको बिलीव किया जाता है ये प्योरर फॉर्म है जो है हमारी मॉर्फिन की, और देयरफॉर एक लेस एडिक्टिव है बट इनफैक्ट इन इवन मोर पावरफुली एडिक्टिव। ठीक है जी। और इसके बाद मेथाडोन आ जाता है, ये एबिलिटी टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ द हेरोइन और मॉर्फिन विड्रॉल विदाउट द यूफोरिया और हाई ऑफ हीरोइन और मॉर्फिन, यानी ये उनके एंटीडोज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उनकी एबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो सिम्टम्स हीरोइन और मॉर्फिन विड्रॉल की आती हैं उनको कंट्रोल करने के जो मेथाडोन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये बेसिकली एक ड्रग है, मेडिकेटेड ड्रग है जी। हेलुसिनोजेंस की बात करते हैं। हेलुसिनोजेंस जो हैं वो स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशंस को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं और उसकी वजह से हेलुसिनेशंस आते हैं। इनकी 3 जो है वो सिंथेटिकली क्रिएटेड हेलुसिनोजेंस हैं, एक एलएसडी है और एक पीसीपी है और एमडीएम है। इनको आपने इसी तरह से याद करना है, डिटेल नहीं आती है लेकिन मैंने उसकी एब्रिविएशंस लिख दी हैं, आप उनको चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एलएसडी, पीसीपी और एमडीएम में आपने याद रखने हैं। मैरिजुआना जो एक माइल्ड हेलुसिनोजेन है और इसकी वजह से माइल्ड यूफोरिया और फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन पैदा होती हैं जो इसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इसकी वजह से पैरानोया हो सकता है, हेलुसिनेशंस आते हैं अगर ज़्यादा डोज इस्तेमाल की जाए तो। इसके अलावा एक सब्सटेंस रखता है कैर्सिनोजेनिक और ये इम्पेयरिंग करता है जी लर्निंग और मेमोरी को, यानी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, इसके बाद वर्किंग है कॉन्शियसनेस की, वो कैसे एक्सप्लेन होती है, या सुपरनेचुरल विजिटेशंस क्या होती हैं। वाइव्ड रियलिस्टिक जो हेलुसिनेशंस हैं वो होते हैं जी N1 में, यानी हमारी जो नॉन रैम स्लीप स्टेज 1 है उसके अंदर, उनको हाइप्नोगॉजिक हेलुसिनेशंस कहते हैं और ये मिस इंटरप्रेटेड करते हैं। इनको कहा जाता है जैसे कि घोस्ट होते हैं, भूत आ जाते हैं, या कोई भी सुपरनेचुरल विजिटर्स कहते हैं ख्वाब में जैसे आ रहे होते हैं। इसी तरह जो सिमिलर हेलुसिनेशंस हैं जो अक्कर होते हैं जब एक इंसान वॉकिंग फ्रॉम रैम स्लीप, वो जागता है रैम स्लीप से, उनको कहा जाता है हाइप्नोपम्पिक हेलुसिनेशंस। उनको हाइप्नोपम्पिक हेलुसिनेशंस कहते हैं। 2 तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं, हाइप्नोगॉजिक हेलुसिनेशंस और हाइप्नोपम्पिक हेलुसिनेशंस। वो जागने से सोने के दौरान होता है और ये सोने से जागने के जो है वो स्टेज के दौरान पाए जाते हैं जी। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर कॉन्शियसनेस के हवाले से। हमने आपको डिटेल में कॉन्शियसनेस के हवाले से जो टर्म्स थी, जो भी स्लीप के हवाले से, स्लीप के इश्यूज़ थे, डिसऑर्डर से, जो भी इसके लिए जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं, जिनकी वजह से स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है, रिलैक्सेशन होती है, ये स्लीप आती है, वो सारी हमने मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा ये चैनल्स, ये सिलसिला, इसको देखते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, आप इनको समझ रहे होंगे और टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आपकी बहुत अच्छी जो है वो तैयारी हो रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।